मतलब ये जो बो डाउन कर रहे हैं, और हमने कई कई चीजों पे देखा है कि बो डाउन कर गए हैं, यू टर्न ले लिया है मोदी 3.0 हाँ, मोदी 3.0 में जो यू टर्न या बो डाउन जिसको कह सकते हैं, या कुछ भी कह लो, जो भी टर्मिनोलॉजी देनी है, तो ये हुआ है। और इसके बारे में बहुत चर्चा है लोगों के बीच में कि भाई ये तो पहले बोलते हैं फिर वापस ले लेते हैं, पहले बोलते हैं फिर वापस ले लेते हैं। तो क्या आपको क्या लगता है, आपके एनालिसिस के अनुसार मोदी 3.0 क्या वीक है या स्ट्रांग है? अच्छा, इसमें एक और चीज भी है, बिकॉज ये रिकॉर्ड होने से पहले मैंने आपको बताया था दैट देयर आर पीपल हु आर सेइंग कि ये यूपीए 2 है। डू यू फील के मतलब यूपीए 2 का अर्थ मैं लोगों को बोल दूं, यूपीए 2 का भाई अर्थ होता है पॉलिसी पैरालिसिस। वहां पे पॉलिसीज ही नहीं है, सरकार कुछ कर ही नहीं रही है, लोगों में जो होना है होने दो, कुछ भी हो रहा है होने दो, वो है यूपीए 2। नहीं, इस पे जरा कायदे से जरा डेटा से समझते हैं। मोदी 3.0 की पहली बात तो आपकी बताऊं, इट इज नॉट द फर्स्ट टाइम मोदी हैज बाउड डाउन। फार्म लॉज में क्या हुआ था? राइट, फार्म लॉज में क्या हुआ? लैंड एक्विजिशन में क्या हुआ था? तब तो 303 थी इनके पास। फार्म लॉज वाज द सिंगल बिगेस्ट रिफॉर्म जिसको इस देश की मतलब पुकार रहा था कि भाई कर दो। 80s से बात चल रही है ना, 80s से बात चल रही है नहीं सेम रिफॉर्म्स की। इट इज अनबिलीवेबल। मैं गर्वित बताऊं, मतलब कि ये वर्बैटिम कांग्रेस के मैनिफेस्टो में था। ये तीनों अगर मैं बताऊं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात थी, कांग्रेस तो एक कदम आगे थी, कह रही थी मंडी हटा दो। इसमें तो ऑप्शन था कि प्राइवेट की मंडी और गवर्नमेंट की मंडी। एंड कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इतना बड़ा बूस्ट होता हमारी इकोनॉमी को, एग्रीकल्चर इकोनॉमी को, मतलब एक इट वाज अ गेम चेंजिंग मूव। एंड मोदी जी बैक ट्रैक्ड ऑन इट। एक साल तक मैं टेलीविजन पे इसको डिफेंड करता रहा। एकदम से मैं लाइव था, मुझे मैसेज आया, मोदी जी चिकन फार्म लॉस। मैंने कहा यहां से कहां भागूं, कहूं इंटरनेट हैंग कर गया है या क्या करूं मैं। सबके सामने यही सिचुएशन थी। ये एक साल के बाद इन्होंने भाई ये कर दिया, तो नो डाउट बैक ट्रैक किया है, पहले से भी करा, आज भी किया है। बट अब जो लोग ये कह रहे हैं कि इट इज यूपीए 2, ये तो बिल्कुल ही सरासर बेवकूफी की बात है। मैं बताता हूं क्यों। आज जब हम लोग बैठे हैं, 100 दिन पूरे हो चुके हैं मोदी 3.0 के, सेंसेक्स इज एट 83,000, रिकॉर्ड 84 पार कर गया। इनफैक्ट करेक्ट। अनएम्प्लॉयमेंट का जो डेटा आया, इट इज 3.1%, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, वन ऑफ द लोएस्ट इन द लास्ट 6 years। अच्छा, इसमें एक पॉइंट मैं बताना चाहूंगा कि जब कोविड था तो द सेंसेक्स वाज अराउंड 28,000। करेक्ट। वहां से 84,000 पहुंचना इज अनबिलीवेबल। एंड रिटेल इन्फ्लेशन, अब यूपीए 2 की जो लोग बात कर रहे हैं, जरा गूगल भी करें इसको। यूपीए 2 में इन्फ्लेशन वाज डबल डिजिट, 12%, 13% फॉर 2 years, 22 months टू बी प्रिसाइज, 2012 से 2014 तक। इमेजिन। एंड अब क्या है इस समय? इट इज 3.65%, द लोएस्ट इन द लास्ट 6 years। और महंगाई के मामले में मैं तो कह रहा हूं, पूरा डेटा सामने रखो आप, ही इज द बेस्ट हु हैज हैंडल्ड इन्फ्लेशन। बिल्कुल, एब्सोल्युटली द बेस्ट। भाई 11 साल में अब तक, 10 साल में अब तक महंगाई बढ़ी नहीं। आप ये देखो कि कंट्रोल्ड, दो इलेक्शंस निकल चुके हैं, 2 डिजास्टर्स हुए बीच में। कोविड हैपेंड, रशिया यूक्रेन हैपेंड, एंड दिस गाय हैज मैनेज्ड टू कंट्रोल इन्फ्लेशन व्हेन द कंट्री इज ग्रोइंग एट अ रेट ऑफ मोर देन 7%। अनबिलीवेबल अचीवमेंट है ये, बिल्कुल अनबिलीवेबल है। और आप ये देखिए, 2 इलेक्शंस निकल गए हैं, 2019, 2024। महंगाई साला इलेक्शन का इशू नहीं बना, इलेक्शन का इशू नहीं। फिर आपको मैं अभी की बात बताऊं, मैं अगस्त की, अगस्त के जीएसटी कलेक्शंस आर अ रिकॉर्ड हाई एट 2.1 लाख करोड़। मतलब हर पैरामीटर जो है इकोनॉमी का वो सॉलिड है आज मोदी 3.0 में। अब मैं बात करता हूं जरा कि इन्होंने इस 100 दिन में क्या क्या किया। एक जो बजट इन्होंने पास किया इस बार, मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये बजट। 11.11 लाख करोड़ दिया है इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर को। इट्स अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट। मतलब इट इज नॉट ओनली गोइंग टू बी अ जॉब मल्टीप्लायर। और उस 11 लाख करोड़ सिर्फ एलोकेट नहीं, उसमें से 3 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स इन्होंने ग्रीनलिट कर दिए 100 दिन में। मतलब जस्ट टू अंडरस्टैंड, 11 लाख लखपति दीदीज आर एडेड। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स खुल रहे हैं विलेजेस में, अनबिलीवेबल है ये चीज, मतलब जाके देखने वाली है। तो बट तब भी लोगों को लगता है ही इज बिकम टिमिड, है ना, बिकॉज ऑफ 2-3 मूव्स। एक लैटरल एंट्री 0.5%, मतलब सोचो 100 में आधा, उतनी मतलब मुश्किल से कुछ हैंडफुल एंट्रीज में आप टैलेंट को नहीं रख सकते। और उसमें कोई मना नहीं कर रहा है कि SC ST OBC ये नहीं आ सकते, वो आ सकते हैं। एंड दीज आर सीनियर पोजीशंस, मतलब जो लोअर लेवल पे रिजर्वेशंस हुई, नाउ उनको रिजर्वेशन मिल गई है।
दे आर वेरी मच एलिजिबल टू अप्लाई। उसके बाद ही बैकट्रैक एंड चिराग पासवान आल्सो लेट अस डाउन उसमें, मैं ये बात कहूंगा, उसमें चिराग पासवान लेट अस डाउन। इसमें एक बात मैं मतलब लोगों को बता दूं कि लेटरल एंट्री होती है, उनको भी समझना थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि लेटरल एंट्री बेसिकली वो चीज है, जैसे सपोज करो मैं एक पर्टिकुलर जॉब करता हूं सिंचाई विभाग में, सपोज करते हैं, ठीक है, तो वहां पे मैं एक पर्टिकुलर जॉब कर रहा हूं और उसको जॉब को करते 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 मेरे को 25 साल हो गए, 30 साल हो गए। अब मेरा जो एक्सपीरियंस है वो इतना ज्यादा, मैंने इतनी सारी चीजें ऑब्जर्व कर ली कि मैं उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको बता सकता हूं अभी ऐसा होने वाला है, अभी वैसा होने वाला है, ये होगा वो होगा। तो वो एक्सपर्टीज मेरी उस चीज में काम करते करते आ गई। थोड़ा सा समझाता हूँ गर्वित, आपकी की बात को जरा समझाता हूँ, एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। हाँ, दिल्ली का एग्जांपल देता हूँ मैं। बिल्कुल। दिल्ली में ड्रेनेज जो मास्टर प्लान है वो एक डिजास्टर है, 1976 का बना हुआ है। बिल्कुल 50 mm से ज्यादा अगर बारिश हो गई, इस बार तो 200 mm हुई है, तो नाले बह जाएंगे बिल्कुल, ठीक। एंड इट इज सो सैड, 43 lives lost ड्यू टू इलेक्ट्रोक्यूशन। अरविंद केजरीवाल आता है दिस ईयर, हाँ दिस ईयर 43 lives lost ड्यू टू इलेक्ट्रोक्यूशन। जस्ट इमेजिन सरकार की वजह से क्या असर पड़ता है। ये जो तेरा इतना बड़ा मुद्दा बना था, बेसमेंट वाला जो इतना बड़ा मुद्दा बना हुआ IAS वाला, वो यही तो है और क्या है वो। नहीं मैं इसमें लेटरल एंट्री का बता। हाँ। 2016 में केजरीवाल कहता है जी मैं एक नया मास्टर प्लान ला रहा हूँ। IIT खड़गपुर 2017 में देती है, इसको ठीक नहीं लगता। 19 में शायद कानपुर देती है IIT, इसको ठीक नहीं लगता। 21 में ये कहता है वी हैव टू स्टार्ट बैक फ्रॉम जीरो, मतलब 5 साल के बाद ही इज सेइंग अ बैक टू जीरो। उसके बाद कोविड आ गया, उसके बाद ये जेल चला गया, उसके बाद शराब घोटाला हो गया। दिल्ली डजंट हैव, क्या दिल्ली की इरिगेशन डिपार्टमेंट में जो इस विभाग के एक्सपर्ट्स हैं, जिन्होंने प्राइवेट सेक्टर में इसमें अच्छा काम किया, उनको होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए भाई? बिल्कुल, मतलब इतनी रिडिकुलस। और कर्नाटका इज हायरिंग डेलॉइट, ENY, इनको कॉन्ट्रैक्ट्स दे रहे हो आप, इससे अच्छा इनका एक आदमी रख लो अपने बोर्ड पे। सही बात है। उनको कॉन्ट्रैक्ट्स दे रहे हैं 100 करोड़ के, कि भाई हम कर्नाटका में क्या करें। उसने कहा एसेट मोनेटाइजेशन करो, आप लैंड बेचो, क्योंकि आपने फ्रीबीज इतनी प्लान कर दी हैं खटाखट में कि अब आप लैंड बेचो। इतनी बेवकूफी का प्रपोजल वो लेके आए, उनको आप 100 करोड़ दे रहे हो, और हम लेटरल एंट्री में 5 अच्छे लोग नहीं रख सकते जो टॉप के कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं। वही ना, इट इज अ शेम जो हमें ये करना पड़ा। ये है रियल देश के इश्यूज जो आप लोग अब इस समय उठा रहे हो। ये ऑपोजिशन कभी नहीं उठाएगी कि भाई क्या प्रॉब्लम हो रही। वो लगे हुए अपना जात पे बात करो, रीजनल बात करो, नॉर्थ साउथ का डिवाइड करो। दीज आर द इश्यूज व्हिच अफेक्ट अस एंड व्हिच पीपल वांट अ सॉल्यूशन ऑफ एक्चुअली। अच्छा, लेटरल एंट्री हमने समझ में आ गई। वापस से हम उसी मुद्दे पे आते हैं, क्या मोदी 3.0 वीक है या नहीं, उसको कंटिन्यू करते हैं। मोदी जी कभी भी बहुत स्ट्रांग नहीं थे इस मामले में, मैं ये बोलूंगा। 3.0 की बात नहीं है, जब 303 सीट थी तो उन्होंने एक कदम बहुत तगड़ा किया। That was Article 370 को हटाना, लॉक स्टॉक एंड बैरल। That is salute to him for that। यार बट अगर हम अभी की बात करें तो वक्फ वाला जो उन्होंने उठा लिया है, that is not a small stand, वो बड़ी लकड़ी है, छोटी लकड़ी नहीं है। बट उसमें अमेंडमेंट्स की एक बात करी ना इन्होंने, वक्फ शुड गो भाई। नहीं, इसमें I would counter इसमें कि इसमें क्या है, अगर वक्फ चला जाएगा ना तो इसमें 2 चीजें हैं जो मेरे को लगता है कि प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं। एक चीज क्या है कि अगर वक्फ चला गया तो जो जमीन है वक्फ की, उसका क्या होगा? मतलब वो हमें जो वापस लेनी है वो कैसे हम वापस लेंगे? दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर वक्फ को सपोज करो मैं रहमान खान हूं और मेरी कोई संतान नहीं है और मैं अपनी प्रॉपर्टी जो है वक्फ को दान कर जाता हूं। अब दान की हुई भूमि तो वक्फ की होनी चाहिए सपोजिटली। उस भूमि का क्या होगा? अगर वक्फ है ही नहीं तो वो भूमि कहाँ जाएगी? तो इस पॉइंट पे मेरे को लगता है कि वो वक्फ होना तो चाहिए पर वो लिमिटेड होना चाहिए। नहीं, उसकी जो पावर्स है, हाँ, वो दैट तो इज अनबिलीवेबल। हाँ, सो मतलब अभी जाकिर नायक बोल गया ना कल, जाकिर नायक बोल गया भाई, मसीहा ऑफ पीस है जाकिर नायक। तो उसका तो उसको तो देख कर बड़े हुए हैं, मैं तो देख के बड़ा हुआ हूँ। इस्लामिक टीवी आता था पहले ना, पीस टीवी, उस पर दिग्विजय सिंह आया हुआ है। अरे यार क्या डिप्रेसिंग टाइम था। महेश भट्ट आया हुआ है यार। मैं वहां पे मैं जॉब करता था, इसकी सीडीज चलती थी जामा मस्जिद के बाहर और इन सब बिकती थी भाई सीडीज इसकी। अरे बसों में बिकती थी इसकी सीडियां। मैं जॉब करता था उन दिनों, 2010 की बात होगी, कब की बात है, कलकत्ता गया हुआ था।
वहां पे होटल में देखा मैंने, चलाया, पहला चैनल खुला साला 20 टीवी। अब मैं देख रहा हूँ उस पे कन्वर्जन हो रहे हैं साला ओपनली। मैंने कहा यार क्या टाइम आ गया है। ये 2010 या 11 की बात कर रहा है। हाँ। पर जाकिर नायक ने जितनी आंखें खोली, मतलब मेरी आंखें कहां से खुली मैं बताऊं, वो जाकिर नायक का एक, मुझे अभी तक याद है, तो उसका ना क्या होता था, बड़ा मीठी 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 बातें चलती रहती थी और हल्के से फन मारता था। तो उसका एक बहुत वायरल हुआ था उस जमाने में, उस जमाने में तो वायरल नाम की इतनी चीज नहीं थी, बट तब भी हुआ था, बहुत फैला था, जब उसने कहा था कि भाई देखो मुस्लिम देशों में बाकी धर्म को अलाउड ही नहीं हो सकता, बिकॉज 2+2 इज इक्वल टू 4। ये तो 2+2 इक्वल टू 5 वाले लोग हैं, तो हम थोड़े इनको सिखाने देंगे यहाँ पर। तो क्या लॉजिक है यार? वहां से लोगों के समझ में आया कि अच्छा ये क्या है, एंड देन ही वाज स्टॉप्ड फ्रॉम गोइंग टू यूके। उसके सपोर्ट में कौन आया था? महेश भट्ट। महेश भट्ट मसीहा बन के आया था कि भाई इनको अलाउ करना चाहिए, जाकिर नायक को हक होना चाहिए रिलीजन की बात करने के लिए, बट वक्फ की बात कर रहे थे। जस्ट इमेजिन 2009 में, मतलब ये क्या गजब की ग्रोथ है। 4 लाख एकड़ की जमीन आज बन गई है 9.5 लाख एकड़। अरे भाई 3 लाख प्रॉपर्टी बढ़ के हो गई है 8 लाख प्रॉपर्टी। ये पिछले 15 साल का बता रहा हूं मैं, 2008 से लेके 24 में। कल का देख लो, कल ही दिल्ली के आई थिंक 8 या 9 मंदिर पे क्लेम कर दिया, 6 मंदिरों पे क्लेम कर दिया है कल ही। ये है, दैट इज द होल इशू। नहीं, बट दे आर क्लेमिंग 77% ऑफ दिल्ली। हाँ 77% ऑफ दिल्ली। इन्होंने सोमनाथ मंदिर क्लेम कर दिया, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। हाँ, कभी भी हो सकता है कि भाई अल्लाह पाक के नाम पे आप खाली करिए। अरे दिल्ली हाई कोर्ट यार, दिल्ली हाई कोर्ट लिखा है, दिल्ली विधानसभा, जवाहर JNU। अरे ये अपना पूरा पार्लियामेंट जो खड़ा है, अंबानी का घर भाई, अंबानी का घर। ओवैसी ने तो कह दिया अभी कि ये जो है, तो इनकी कोई भी अगर कहानी है कि एक मुगल बादशाह अपने गधे की सवारी करते हुए यहाँ से 2 गुजरे मिनट के थे, लिए रुका यहाँ, तो वो जमीन अल्लाह की हो गई। तो इन्होंने तो पूरा ये एंड इसमें कमजोरी पता है क्या है? ये 2019 में क्यों नहीं आए रिफॉर्म? जब आपके पास 303 सीट थी, व्हाई डिड यू स्टॉप एट आर्टिकल 370? दैट इज माय होल क्वेश्चन। एंड इसका रीजन सिंपल है, मैं बताऊं इसका रीजन क्या है। दे थॉट कि भाई अभी ये 2 इश्यूज पे जीतते हैं चुनाव, फिर अगली बार के लिए रखो, सब कुछ दे दोगे पब्लिक को, पब्लिक भूल जाएगी। हमारी पब्लिक ऐसी है ना, इसलिए जरा 2-3 अगली बार में इनकी 240 आ गई। बट यार ये भी देखो ना कि आपने अभी 4 महीने पहले राम मंदिर का इशू पूरा इतना बड़ा इनॉग्रेशन हुआ, उसके बाद आप अयोध्या जैसी जगह पर, फैजाबाद जैसी जगह पर यू लॉस्ट द इलेक्शन। बहुत शर्म की बात है वो, मतलब दिस हर्ट्स। जैसे एक 2023 वर्ल्ड कप फाइनल हर्ट्स, बिकॉज मैं ऑल द वे गया था अहमदाबाद देखने वाले का, आज भी वही। तो थैंक गॉड मूव ऑन कर गए 2024 के बाद। बट एक वो और एक ये फैजाबाद हारना, ये रियली में हर्ट करता है, ये हर्ट्स में। वरुण ग्रोवर है तो ने कहा तो सही कि मतलब ठीक है, मैं तो रात को 1:30 2-2 बजे भी उठ के जाग जाता और सीधा हंसने लगता हूँ, अरे अयोध्या हार गए साले। तो इनको मौका मिल गया, इनको मौका मिलने का। पर मैं हमेशा इस पर करेक्ट कर देता हूँ तुरंत कि भाई अयोध्या जीते थे, फैजाबाद हारे थे, बिकॉज अयोध्या पार्ट है उसका। पर वो भी ना, अगर देखो तो मन को खुश करने के लिए गालिब ए ख्याल अच्छा है वाली बात है। नहीं मतलब अयोध्या जो कॉन्स्टिट्यूएंसी थी वहां तो बीजेपी के वोट ज्यादा थे, बाकी में नहीं थे। बट शर्म की बात यह है, सबसे ज्यादा शर्म की बात, एंड इट हर्ट्स, कि जिन्होंने कार सेवकों पे गोली चलाई वो जीत गए जाकर के, और जिन्होंने राम मंदिर बनवाया वो हार गए। दिस टेल्स यू अबाउट आवर सिविलाइजेशन आल्सो, कि हम लोग जो है ना, वो जो राइस बैक कन्वर्ट्स हुए, वो क्या है, मतलब उनके लिए धर्म और ये बहुत कम मैटर करता है। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, कुछ दो आप, वो आ जाएंगे इधर। और हमारा जो वहाँ बीजेपी का जो कैंडिडेट था, वो तो लल्लू सिंह ही निकला, वो नाम भी उसका लल्लू सिंह। उसने जो सेल्फ गोल्स किए हैं, वही तो बात है, संविधान वाली बात भी उसी ने कही थी। वहीं से तो स्टार्ट हुआ सब कुछ, वहीं से तो ये 30-40 सीटें जो गई हैं, वहीं से तो शुरू हुई हैं। संविधान बदल देंगे। यूपी में 30 सीटें, हरियाणा में 5 सीटें, हाँ, उनमें दलित वोट जो है उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा, बहुत दोनों जगह पर, बहुत बड़ा। अच्छा, अब मेरे को एक बात बताओ यार, कि अभी हम जैसे मोदी 3.0 की बात कर रहे हैं, वीक है, स्ट्रॉन्ग है, या जो भी, वक्फ वाला डिसीजन, 1 नेशन 1 इलेक्शन, दोनों बड़े निर्णय हैं। ठीक है, 1 नेशन 1 इलेक्शन इज वेरी बिग। मैं वही कह रहा हूँ कि मैंने जब ये 240 सीटें आई थी, तब मैंने नहीं सोचा था कि ये कोई, मैं तो मतलब दिमाग में सोच के बैठ गया था कि अब कुछ नहीं होने वाला है। बट ये कुछ डिसीजन ले रहे हैं। नहीं वो तो है ही है। डू यू थिंक कि ये पुल ऑफ कर लेंगे इन चीजों को?
वन नेशन वन इलेक्शन पुल ऑफ हो सकता है अब, एंड इसमें ये बीजेपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसमें एडवांटेज तो बीजेपी को है, ऑल सेड एंड डन। नेशनलिस्ट पार्ट, एक नेशनल इशू आज की डेट में सेट करने की हिम्मत बस बीजेपी में है, आप ये समझ लो। कांग्रेस तो इतनी सीटों पे ही नहीं कंपीट करती कि मेजोरिटी ला सके आज की डेट में। तो अगर नेशनल इशू इन्होंने सेट कर दिया, दे कैन गेट एन एडवांटेज। हालांकि द जनता इज वेरी इंटेलिजेंट आज की डेट में। उड़ीसा में हमने देखा था क्या हुआ था 5 साल पहले, उन्होंने नवीन बाबू को जिताया असेंबली में और मोदी जी को अच्छी सीटें दी लोकसभा में। तो पब्लिक है इंटेलिजेंट। सेम हैपेंस इन दिल्ली, सेम हैपेंस इन बिहार। बट इट विल बी इंटरेस्टिंग टू नोट, अगर सेम डे हो रहा है चुनाव दिल्ली का, सेम टाइम हो रहा है, देन डज इट हैपन? राइट, होना चाहिए ऐसा। कह नहीं सकते। ये विल बी इंटरेस्टिंग टू सी, क्योंकि ये अगर यहाँ पे देखो, आंध्रा में देखो तो इसी तरीके से वोट्स होते हैं, या फिर ओडिशा में देखो तो इसी तरीके से वोट होते हैं। ओडिशा में हुआ, आई डोंट नो यूपी, बिहार एंड दिल्ली और इन सब जगहों पे क्या होगा। इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी। बट वैसे मैं एक बात सबको बताऊं, ये वन नेशन वन इलेक्शन 1951 में जब पहला इलेक्शन हुआ, तब से लेके 1967 तक इट यूज्ड टू बी वन नेशन वन इलेक्शन, राइट? इट वाज ऑलवेज वन नेशन वन इलेक्शन। एंड कांग्रेस सबसे, ये सेल्फ गोल कहां करते हैं कांग्रेस वाले? पढ़ते नहीं। तो इनके जितने प्रवक्ता हैं बिल्कुल पढ़ाई लिखाई से इनका लेना देना नहीं है। इनका कहना है क्यों पढ़े लिखे हैं, टाइम वेस्ट करें, जनता भी नहीं इंटरेस्टेड है पढ़ाई लिखाई। जब हमारा लीडर ही नहीं क्यों पढ़े लिखे हम लोग? तो इन्हीं की इलेक्शन कमिशन जब थी, जब 1983 में थी, जब बीजेपी का कोई लेना देना नहीं, उसने रिकमेंड किया भाई वन नेशन वन इलेक्शन कर लो। 83 में, राइट? 83 में इट वाज द इलेक्शन कमीशन व्हिच सेड कि वी नीड वन नेशन वन इलेक्शन। 2002 में देयर वाज अ नेशनल कमीशन टू रिव्यू कॉन्स्टिट्यूशन, जिसकी लोग बात करते हैं, उसने कहा भाई वन नेशन वन इलेक्शन करो। और मैं बताऊं, जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं तुम्हारे इन्वेस्टमेंट के, जैसे CII हो गई, फिक्की हो गई, इन सबकी रिपोर्ट्स है कि चुनाव से 6 महीने पहले हम लोग के हिचकोले आने लग जाते हैं, कौन सी सरकार आएगी, इन्वेस्टमेंट करो ही मत यार, लेने के देने ना पड़ जाए। यहाँ पे जितनी बिजनेसमैन की मारी जाती है ना, उतनी किसी की नहीं मारी जाती इस देश में। बिल्कुल। तो इसलिए द इन्वेस्टमेंट स्टार्ट ड्राइंग 6 months बिफोर द इलेक्शन। तो इट्स अ डिजास्टर। मतलब बिल्कुल होना तो वन नेशन वन इलेक्शन ही चाहिए। इसलिए दिस इज अ वेरी बोल्ड मूव एंड आई एम ग्लैड मोदी जी पुश्ड इट। आई थिंक इट विल पास। आई थिंक ये होगा पास। इसमें क्या हुआ, एक ये तो 2/3 मेजोरिटी भी चाहिए, इसमें 2/3 चाहिए, लेकिन वक्फ में तो नहीं चाहिए ना। वक्फ में नहीं चाहिए, वक्फ में नहीं चाहिए। तो वक्फ भी आई थिंक निकाल लेंगे, दे विल पुल इट ऑफ। वक्फ में देखते हैं क्या होता है। ये वक्फ में इज आस्क्ड फॉर अमेंडमेंट्स। एक तो कंप्लीट तो नहीं है, चलो मैं कहता हूँ कंप्लीट ना भी अगर करो, मुझे नहीं लगता है जरूरत थी स्टैंडिंग कमेटी को रेफर करने की। ये जेपीसी के पास गई, बट मेरे को क्या लगता है कि जेपीसी के पास जाना भी इन्होंने सोचा था कि इस पूरे मुद्दे के ऊपर एटलीस्ट ये होगा ही होगा, क्योंकि अगर इसको हमने सीधा सीधा पास कर दिया तो वही होगा जो सीएए के टाइम पे हुआ, शाहीन बाग बनेगा और सब कुछ होगा। ये शाहीन बाग अगर बन रहा है, विच इज सुप्रीम कोर्ट का कहना है, विच इज इलीगल एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल, तो ये तो उसको हटाना तो तुम्हारा काम है ना। हटाना आपका काम है भाई, बट वो उसको करते नहीं है। वो उसको करते, ये बहुत बड़ी गलती है ये। और यहीं से शय मिली है ऑपोजिशन को, राइट, कि हम सड़क पे आके कुछ भी कर देंगे, आपको कोई रिफॉर्म ही नहीं पास करने देंगे। अग्निवीर पास करोगे, हम सड़क पे आ जाएंगे। शाहीन बाग तो सीए पे हो गया, फार्म लॉस पे हो गया, एंड दे सक्सीडेड विद फार्म लॉस। ये क्या नाम है इसका, चंद्रशेखर आजाद। अरे वो तो डिजास्टर है। इसमें तो बोल ही दिया ना कल से इनके वक्फ वाला जो है को छू मत देना। अरे उद्धव ठाकरे ने बोल दिया नहीं छू सकते आप। मतलब मैंने अभी कोट किया था, बाला साहब ने कहा था वक्फ हैज नो प्लेस इन आवर कंट्री, वी आर नॉट अ शरिया नेशन। और उद्धव ठाकरे क्या बोल रहे हैं? नोबडी कैन टच वक्फ। वही ना, तो ये उद्धव ठाकरे का भी जो फॉल हुआ है ना, दैट इज एन एपिक फॉल। ये मतलब ये तो देख के भी मतलब ऐसा लगता है, अरे यार ये क्या हो गया। इतना हिंदू हृदय सम्राट वही है ना बाला साहब, वो मतलब देख के भी दुख होता है, थोड़ा बहुत दुख होता है। एंड एक जगह नहीं, दसियों जगह उद्धव ठाकरे सावरकर पे मतलब राहुल गांधी डजंट मिस एन अपॉर्चुनिटी टू अब्यूज सावरकर। आप सावरकर को लिटरली पूछते थे, भारत रत्न की मांग करी आपने, और आप देखो आज क्या हालत हो गई है। दे आर क्वाइट ऑन दैट। वही मेरे को, मैं वही कह रहा हूँ ना कि मतलब या तो आप ठाकरे मत लगाओ, तब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर आप बाला साहब ठाकरे का ठाकरे यूज कर रहे हो ना यार, तो मेरे को दुख होता है। नहीं दुख वाली बात है, ऐसा आप कर रहे हो। बट इट विल बी इंटरेस्टिंग महाराष्ट्र में क्या होता है।
महाराष्ट्र इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग इलेक्शंस. नोबडी कैन प्रिडिक्ट कि वहां क्या होने जा रहा है. वही मतलब अभी तक मेरे को तो कोई आइडिया नहीं है वहां क्या हो रहा है. कुछ समझ नहीं आ रहा लोगों को. सेंटिमेंट किसने पहले धोखा दिया था, फिर किसने धोखों की भी क्रोनोलॉजी हो गई वहां कि वो जो डिबेट्स होती है वो कहता है आपने हमारी पार्टी तोड़ी, वो कहता है आप पहले और पीछे जाइए, 19 में हम जीते थे साथ में उद्धव के, आपने पहले उद्धव को हमारे से किया. तो धोखों की भी एक क्रोनोलॉजी हो गई कि किसका धोखा बड़ा है उसमें. पर नहीं यार, आपने आइडियोलॉजी जो चेंज कर दी तो आपने तो पब्लिक के साथ धोखा कर दिया ना. ठीक है, आप पार्टी में आपस में धोखे कर रहे हो, ठीक है, वी डोंट हैव एनीथिंग टू से ऑन दैट. पर अगर आप ये कह रहे हो कि वक्फ को कोई छू नहीं सकता तो आपने पब्लिक को छल लिया भाई. अब पब्लिक ऐसी हो गई ना गर्वित, मैं बताऊं, आई स्पीक टू अ लॉट ऑफ पीपल, पब्लिक को क्लैरिटी नहीं है आइडियोलॉजी चीज क्या है. और ये अब समझ में आने लग गया है. अब महाराष्ट्र में इस समय क्या कर रही है बीजेपी गवर्नमेंट? बीजेपी गवर्नमेंट भी लाडली लक्ष्मी और इस टाइप की हरियाणा में चला रही है. हरियाणा, मध्य प्रदेश से स्टार्ट हुआ है. शिवराज सिंह चौहान असेस्ड कि भाई गड़बड़ हो गई है यहाँ पर, एंड उन्होंने क्या कमाल का कोर्स करेक्ट किया है, एंड 2/3 से जीते बाद भाई 3 महीने में गेम चेंज कर दिया. तो अकेले आदमी ने एक टेम्पलेट बन गई है कि बॉस अंत में पब्लिक को बैंक के खाते में जब मैसेज आता है ना खट से क्रेडिटेड, उससे जो एड्रेनलिन शॉट मिलती है ना, ये सब आइडियोलॉजी है, ये सोशलिस्ट है, ये नियो कंजर्वेटिव, ये सब कोई तेल ले ले. तो मेरा अभी भी ये मानना है, वी गेट द गवर्नमेंट दैट वी डिजर्व. अनफॉर्चुनेटली लोगों को आज भी क्लियर नहीं है व्हाट इज सोशलिज्म, ये कैपिटलिज्म है, लोग नहीं है, हिंदुत्व पता ही नहीं लोगों को हिंदुत्व क्या होता है. हिंदुत्व तो अब वही है, हिंदुत्व पे काफी काम भी हुआ है, ऐसा नहीं कह सकते हिंदुत्व पे इलेक्शंस नहीं मोबिलाइज हुए, बट एवरीथिंग हैज अ डेट कि भाई अब कब तक आप उस पे खेलोगे. और ट्रू हिंदुत्व भी आपने किया कि नहीं, एक ये भी बात आती है. आज भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप है, आज भी हिंदू टेंपल कंट्रोल में नहीं है, सरकार का कंट्रोल है. तो दीज आर इश्यूज. इन्होंने अपने आई थिंक मैनिफेस्टो में भी नहीं डाला है. क्या चीज? ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एंड ये जो दूसरा है कुछ नहीं डाला इन्होंने. मैनिफेस्टो में भी नहीं है, इन्होंने नहीं डाला. इन्हें पता है कि यार ये इस पे कंट्रोवर्सी होगी, ये होगी, और हमारे में भी स्पाइन कितनी है इसको पास करने की, तो गवर्नमेंट इज प्लेड सेफ. और हिंदू टेम्पल्स तो भाई इतना पैसा है, वो अलग बात है कि हम लोग एक प्रसाद में भी बेचारे वी आर ह्यूमिलिएटेड. बट जस्ट टू गिव यू एग्जांपल, तिरुमला देवस्थानम जो उनका बोर्ड है, उसका इस साल का बजट रेवेन्यू इज 5,200 करोड़. इट इज रिचर देन आपका इन्फोसिस एंड विप्रो. मतलब इस लेवल का रेवेन्यू है. अगर इसकी स्टॉक मार्केट पे इसका लिस्ट हो जाए तो इसकी नेट मार्केट वैल्यू लाखों करोड़ में है. एंड वहां पे जो एक प्रसादम आ रहा है उस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है. दैट इज नॉट अंडर योर कंट्रोल, दैट इज अंडर कंट्रोल ऑफ सम क्रिप्टो क्रिश्चियन और सम एथीस्ट और हुएवर. एंड उसमें देयर इज बीफ, देयर इज एनिमल फैट. आई मीन दिस इज रिडिकुलस. इससे पता लगता है पीपल कितने जागरूक हैं. दे आर लाइक इट्स ओके, जो है फिर देखा जाएगा. नहीं मतलब वही यार, मेरे को ना कल भी हम यही बात कर रहे थे, मेरे को जो सबसे ज्यादा दुख हुआ, ठीक है, मतलब आपने लोगों के साथ जो किया वो तो हुआ ही हुआ. आपने भगवान राम को जो सबसे पहले भोग लगाया वो ही नहीं लड्डू का तो लगाया. वो ही नहीं लड्डू का था. इनसे लाखों लड्डू गए थे. इफ आई रिमेंबर 1 लाख लड्डू वहां पे आया था. वहां पे साधु संत जो पता नहीं कितने वर्षों से अपने घरों को त्याग कर जंगलों में चले जाते हैं. वो ये सोचते हैं कि भाई तन पे एक कपड़ा भी ना पहने, उससे पर्यावरण को नुकसान होगा, हम एक चींटी को भी कुछ नुकसान ना कर दें. ऐसे लोगों को आपने क्या खिला दिया? मतलब सोचने वाली बात है. वो मेरा जी दुखी था. तब भी शांत थे लोग. अगर देखो, मतलब इससे ज्यादा लोगों में आक्रोश होता था आज से 200 साल पहले. 1857 की पूरी जंग ही इस बात पे हो गई जब कार्ट्रिज राइफल में पाया गया बीफ. बिल्कुल. आज लोग, पीपल हैव मूव्ड ऑन, पीपल हैव टोटली मूव्ड ऑन कि यार ठीक है, हो गया, अब क्या कर सकते हैं. दैट इज द प्रॉब्लम कि अब हमारी सिविलाइजेशन इस मामले में थोड़ी सी जरूर जागी. मोदी जी को भी क्रेडिट जाता है, बीजेपी आरएसएस को जाता है, बट इतनी अभी भी नहीं जागी है.